जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। आज का सत्संग गुरु जी महाराज की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है और पर्सनली मुझे बहुत बहुत पसंद आया आज का सत्संग। आज के सत्संग ने मेरे दिल को छुआ है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपको ये सत्संग बहुत अच्छा लगेगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। गुरु जी महाराज के मैसेजेस आपको प्राप्त होंगे। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत सुबोध अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, उनकी मैं क्या ही वडियाई करूं। गुरु जी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है और आज गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया है, ये भागो वाला दिन दिया है कि मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं, अपनी उन ब्लेसिंग्स को शेयर कर सकूं जो गुरु जी महाराज ने मुझे दी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे ये सत्संग किसी न किसी संगत के लिए उनके सवालों का जवाब बनेंगे। तो संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुनहरा पल दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के आदेश से आज आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, बात मैं आपको 2015 की बताने जा रहा हूँ। उस समय मैं दुबई में रहता था और संगत जी, वंस इन ए ईयर मैं इंडिया आता था और लगभग मेरे आने का समय था मई जून का। संगत जी, हमारा घर भाटी माइंस में था और अक्सर शाम को मैं और मेरी पत्नी फतेहपुर जाया करते थे सब्जी लेने के लिए। और जब भी संगत जी हम लोग सब्जी लेने के लिए जाते तो हमारा ध्यान अक्सर गुरु जी के बड़े मंदिर की तरफ जाता, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां बाहर खड़ी होती थी और उन गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगा होता था, कभी जय गुरु जी का तो कोई ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी का। और उन गाड़ियों को और स्टिकर को देखकर मेरे मन में ये विचार आता था कि इस एरिया में तो वैसे बहुत सारे गुरु जी हैं, अभी नए गुरु जी कौन आ गए। तो संगत जी, एक बार की बात है, मैं और मेरा दोस्त एक बार हम लोग शाम को बैठे हुए थे। संगत जी, मेरे मन में कुछ विचार आए और मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि शंकर, मुझे बताओ कि आखिर ये गुरु जी कौन है जिनके स्टिकर गाड़ियों पर लगे हुए देखते हैं। तो संगत जी, शंकर को थोड़ा बहुत गुरु जी के बारे में पता था और जो उसे पता था वो उसने मुझे बताया। अब संगत जी, जो उसकी समझ थी वो उसने मुझे बताया। शंकर ने मुझे कहा कि जो गुरु जी महाराज हैं वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने तपस्या करके शिव जी से सिद्धियां प्राप्त की है, लेकिन अभी उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया है। और शंकर ने मुझे बताया कि लोग कहते हैं कि इस बड़े मंदिर में जो लोग 4 बार चले जाए उनके सारे काम हो जाते हैं। ये बात सुनने के बाद संगत जी, मेरे मन में विचार आया कि मैं तो कितने ही स्थानों पर जाता हूँ लेकिन मेरा कहीं भी काम नहीं बना। अगर यहाँ पर 4 बार जाने से काम बनता है तो मैं 4 साल में 4 बार चला जाऊंगा और देखता हूँ कि मेरा काम बनता है कि नहीं। और मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो आज ही गुरु जी के मंदिर चलते हैं। संगत जी, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि शंकर कौन है। संगत जी, आपने रघुवीर अंकल के सत्संग में सुना था कि जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो बहुत बड़े बड़े पत्थर निकल रहे थे और उन पत्थरों को तोड़कर जमीन समतल करने की आवश्यकता थी। और गुरुजी महाराज ने एक दिन रघुवीर अंकल से कहा कि आज कोई आएगा। और लगभग संगत जी 12 से 2 के बीच में एक व्यक्ति गाड़ी लेकर आया और उसने पूछा कि B13 फार्म हाउस कहाँ पर है। और उस व्यक्ति ने संगत जी वहाँ पर अपनी मशीन के द्वारा उन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर जमीन समतल की, जहाँ पर आज बड़ा मंदिर बना हुआ है। संगत जी, ये पत्थर तोड़ने वाला और कोई नहीं, शंकर ही था। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरे फ्रेंड के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। वो बहुत बहुत ब्लेस्ड है कि गुरुजी महाराज ने उससे ये सेवा ली और इस सेवा को लेकर गुरुजी महाराज ने न जाने उसके कितने कर्म काट दिए हैं। तो संगत जी, उस दिन जब मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो आज ही बड़े मंदिर चलते हैं, संगत जी मैं घर आया, तैयार हुआ और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों को लिया, मैं और शंकर, हम चारों बड़े मंदिर गए। और जब संगत जी में बड़े मंदिर गया तो हमें बाहर से ही
शब्द गुरबानी की आवाज सुनाई दे रही थी। और जब हम कॉरिडोर में पहुंचे तो बहुत सारी संगत अपने अपने ध्यान में बैठी हुई थी। पिन ड्रॉप साइलेंस था, बहुत गजब का डिसिप्लिन था। लेकिन संगत जी, मैं तब तक गुरुजी महाराज से जुड़ा हुआ नहीं था। मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में नहीं पता था, या ये कहूँ कि मुझे गुरु की महिमा के बारे में नहीं पता था। तो मेरे मन में उठपटांग विचार आने लगे। वहाँ पर मौजूद सभी संगत को देखकर मेरे मन में विचार आया कि सारे लोग कितने फुर्सती हैं, बड़ी बड़ी महंगी कारें लेकर आ जाते हैं और टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं। और संगत जी, मेरे इन विचारों का कारण ये था कि मैंने हमेशा से भगवान को ऊपर माना है। मुझे ऐसा लगता था कि भगवान सबसे ऊपर हैं, और अगर हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो ईश्वर की भक्ति से ऊपर, ईश्वर की भक्ति से बड़ा क्या हो सकता है। खैर संगत जी, अब हम लोग दरबार में गए और जैसे ही मैंने दरबार में कदम रखा, मेरी नजर गुरुजी महाराज के स्वरूप पर गई। बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्वरूप लगे हुए थे। गुरुजी महाराज बहुत सुंदर सुंदर चोले में विराजमान थे, और उनको देखकर मेरे मन में यही भाव आया कि मेरे फ्रेंड ने बताया था कि गुरुजी ने तो भगवान शंकर की, भोलेनाथ की भक्ति की थी, और इन्होंने भगवान की भक्ति करके ये स्वयं भगवान स्वरूप हो गए। तो उसी वक्त मेरे मन में विचार आया, तो फिर मैं ऐसे इंसान की भक्ति क्यों करूं, क्योंकि ये भी तो हमारे जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, इंसानी रूप में हैं। तो मैं किसी ऐसे इंसान की भक्ति क्यों करूं जिसने खुद ने स्वयं भगवान की भक्ति की हो। मुझे अगर भगवान तक पहुंचना है, उन्हें हासिल करना है, तो मैं तो भगवान की ही भक्ति करूंगा। संगत जी, उस वक्त मेरे विचार ऐसे ही थे। फिर मैंने दरबार में देखा कि सभी संगत बराबर लाइन से गुरुजी महाराज को मत्था टेक रहे हैं और वापस अपने स्थान पर आकर बैठ रहे हैं। मैंने वहाँ ये भी देखा कि वहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति भी थी, और मैंने ये भी नोट किया कि कोई भी भगवान शंकर को मत्था नहीं टेक रहा है। तो मेरे मन में फिर विचार आया कि भगवान, ये दुनिया कहाँ जाने वाली है, कोई आपको तो मत्था टेक ही नहीं रहा है, और जो इंसानी रूप में बैठे हैं उनको मत्था टेक रहे हैं। और संगत जी, मैंने वो नहीं किया जो बाकी सब संगत कर रही थी। मैंने गुरुजी को मत्था नहीं टेका, और मैं सीधे भगवान शंकर की मूर्ति के सामने बैठा, उनको मत्था टेका, और मन ही मन भगवान शंकर से कहने लगा कि हे भगवान, आप ही मेरे ईश्वर हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, और मेरे आराध्य आप हैं, तो मैं आपके अलावा किसी और को मत्था नहीं टेकूंगा। संगत जी, हम लोग थोड़ी देर दरबार में बैठे, और उसी वक्त मेरे मन में ये विचार आ गया था कि नहीं, ये जगह मेरे लिए नहीं है, और अब मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आऊंगा। थोड़ी ही देर में संगत जी हम लोग दरबार से बाहर निकले, और सेवादारों ने हमें लेफ्ट साइड की तरफ गाइड किया, जहाँ पर उस समय टेंट लगा होता था, और वहीं पर संगत को लंगर कराया जाता था। और जब मैं संगत जी लंगर करने बैठा, तो वहाँ पर किसी एक संगत ने हमें बताया कि गुरुजी महाराज की असली ब्लेसिंग्स ये लंगर प्रसाद है। इसका एक एक कण आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में है, इसलिए आपको एक भी कण वेस्ट नहीं करना है, लंगर पूरा फिनिश करना है। और पता नहीं क्यों संगत जी, उन संगत की बात मेरे दिल को छू गई, और मैंने पूरा लंगर फिनिश किया, ठीक वैसे जैसे कि मैंने पूरी थाली को साफ कर दिया हो, धो दिया हो। संगत जी, लंगर करने के बाद हम लोग अपने घर आ गए। अब संगत जी, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरा बेटा है संगत जी, उसका कई सालों से इलाज चल रहा था। संगत जी, उसे ऐसी सीवियर डिसीज हुई थी कि बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट ने कह दिया था कि इसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और मैं अपने बेटे का इलाज बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के साथ करवा रहा था। लेकिन संगत जी, डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया था कि जैसे जैसे आपके बेटे की उम्र बढ़ेगी, आपका बेटा धीरे धीरे पागल होता जाएगा, और वो कम्प्लीटली एबनॉर्मल हो जाएगा। और जब संगत जी डॉक्टर ने बात कहना शुरू कर दी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो संगत जी समय के साथ साथ हमने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जैसी लाइफ हमें दी है उस लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन संगत जी, आप जानते हैं कि किसी भी माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो अपने बच्चे के बारे में ऐसा सुनता होगा। संगत जी, हमारी भी हालत बहुत खराब थी, लेकिन संगत जी हमने समय के साथ समझौता कर लिया था, क्योंकि मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुका था, और सबने यही कहा था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और जिस प्रकार से संगत जी एक माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है, मैं हर साल दुबई से आता, मेरे बच्चे के सारे टेस्ट करवाता, ECG करवाता, एक्सरे करवाता, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के साथ उसका इलाज करवा रहा था। इससे ज्यादा संगत जी मैं कर भी क्या सकता था। मैं अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को पूरा निभा रहा था। अब संगत जी, उस दिन बड़े मंदिर से आने के 2 दिन बाद मुझे अपने बेटे को उसके डॉक्टर को दिखाने जाना था। और जब संगत जी 2 दिन के बाद हम डॉक्टर के पास गए, तो हमें पता चला कि जो डॉक्टर मेरे बेटे का इलाज कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई है। अब चूंकि संगत जी मुझे अपने बच्चे का इलाज तो करवाना ही था, तो संगत जी अब हमारे पास डॉक्टर बदलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हमने बहुत अच्छे हॉस्पिटल में एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट का पता लगाया, हम उसके पास गए, और संगत जी उस डॉक्टर ने मेरे बेटे की सारी रिपोर्ट्स देखी, सारे टेस्ट देखे, और फिर संगत जी उस डॉक्टर ने मुझे एक बात
कही। उसने मुझे कहा कि अभी तक आप अपने बेटे का इलाज जिन डॉक्टर से करवा रहे थे वो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट में से हैं और वो डॉक्टर मेरे पिता समान हैं, और अगर आप उनके पेशेंट को मेरे पास लेकर आ रहे हो तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं उसे कंटिन्यू रखो, और इन मेडिसिन का कोर्स 3 साल का होता है। और संगत जी, मुझे अपने बेटे को उन दवाइयों को देते देते 5 साल हो चुके थे। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इन दवाइयों को कंटिन्यू करो, जब इसके 2 कोर्स पूरे हो जाएंगे यानी कि 6 साल पूरे हो जाएंगे तो हम आगे समझते हैं क्या करना है। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मैं बाहर रहता हूँ और साल में एक बार यहाँ इंडिया आता हूँ। मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने बच्चे को इलाज देना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाना चाहता हूँ, ताकि मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रह जाए कि मैंने अपने बच्चे को अच्छा इलाज नहीं दिया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है भाई, आप टेस्ट करवा लो। उन्होंने सारे टेस्ट लिख दिए। संगत जी, टेस्ट की रिपोर्ट लगभग 3-4 दिन में आ गई थी, और मैं उन सारी रिपोर्ट्स को लेकर जब डॉक्टर के पास गया, उन सारी रिपोर्ट्स को डॉक्टर साहब कम से कम 8 से 10 मिनट तक देखते रहे। और फिर देखने के बाद मुझे कहा कि मुझे ऐसा लगता है सुबोध जी कि आप कोई गलत रिपोर्ट्स लेकर आ गए हैं, किसी गलत बच्चे की रिपोर्ट ले आए हैं। आप जाइए दोबारा और आप अपने बच्चे की रिपोर्ट्स लेकर आए। और संगत जी, फिर मैं डॉक्टर के कहे अनुसार उस सेंटर पर गया जहाँ पर मैंने सारे टेस्ट करवाए थे। तो संगत जी, उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि अगर इस बच्चे की रिपोर्ट गलत होती तो हमारे पास ऐसी शिकायत लेकर कोई और भी तो आता ना, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति आया ही नहीं जो ये कहे कि हमारे पास गलत रिपोर्ट आ गई है। लेकिन अगर फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा है तो हम सारे टेस्ट फिर से कर देते हैं। और फिर संगत जी, मेरे बेटे के सारे टेस्ट दोबारा हुए, और जब उनकी रिपोर्ट्स आई तो वो रिपोर्ट्स पहले वाली रिपोर्ट से बिल्कुल मैच कर रही थी। इसका मतलब ये था कि दोनों ही रिपोर्ट सेम थी। तो जिन्होंने मेरे बच्चे के सारे टेस्ट किए थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर साहब को जाकर कहिए कि ये सारी रिपोर्ट्स इसी बच्चे की है। और संगत जी, मैं वो रिपोर्ट्स लेकर फिर से दोबारा डॉक्टर साहब के पास गया, और इस बार फिर डॉक्टर साहब ने उन रिपोर्ट्स को देखने में 8 से 10 मिनट लगाए। और 10 मिनट के बाद डॉक्टर साहब मुझसे कहते हैं कि सुबोध जी, अगर ये रिपोर्ट आपके बच्चे की है तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं नहीं जानता कि आपका बच्चा ठीक कैसे हुआ है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैंने इस बीमारी के काफी सारे बच्चों का ट्रीटमेंट किया है जो आज तक ठीक नहीं हुए हैं। मैं नहीं जानता कि आपका ये बच्चा कैसे ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब ने कहा इट्स ए मिरेकल, ये एक चमत्कार है। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप अपने बच्चे को जो दवाई दे रहे हो अभी वो कंटिन्यू रखो, हम धीरे धीरे इसकी दवाइयों का डोज कम करेंगे और 5-6 महीने के बाद हम इसकी सारी दवाइयां बंद कर देंगे, क्योंकि आपका बेटा बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है। और जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो लगातार मेरे मन में यही विचार चल रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। खैर संगत जी, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मन में बहुत खुशी थी कि चलो भगवान की कृपा हो गई। उसके बाद संगत जी मैं दुबई चला गया। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब से मैं बड़े मंदिर से आया था मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो गए थे, और बहुत सारे अच्छे बदलाव थे। और संगत जी, जिस प्रकार से एक जीवन को जीने के लिए हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं वो सारी ख्वाहिशें मेरी एक के बाद एक पूरी होती चली गई। मुझे पैसा मिला, मुझे शोहरत मिली, मैंने जो कुछ भी चाहा वो मुझे मिलता ही चला गया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो भी मैं हासिल करता जा रहा था मुझे लग रहा था कि वो मैं कर रहा हूँ, वो मेरी काबिलियत है, और मैं इस सच्चाई से अनजान था कि ये गुरुजी महाराज की कृपा थी। खैर संगत जी, उसी समय मेरे बॉस ने मुझे एक व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवाया। संगत जी, वो व्यक्ति बिल्कुल यंग था, बहुत कम उम्र का बच्चा था। और संगत जी, मेरे बॉस ने उस लड़के का परिचय देते हुए कहा कि ये दुबई का सबसे टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है। और जब मैं संगत जी उससे मिला तो उसने मुझे एक बात कही। उसने मुझे कहा कि मेरा एक ऐसा काम है जो दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया है। मैंने अच्छे से अच्छे बंदे हायर किए लेकिन वो उस काम को नहीं कर पाया। क्या आप मेरा वो काम कर पाओगे? तब संगत जी मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर संगत जी, एक दिन मैं लैपटॉप के ऊपर अपना कुछ काम कर रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो उस व्यक्ति को चाहिए थी। और ये देखकर संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन मेरी स्क्रीन पर कैसे आई। और संगत जी, वो व्यक्ति भी वही था। उसकी नजर मेरे लैपटॉप पर पड़ी और उसने कहा कि मुझे यही तो चाहिए था, आपको कैसे मिला, आपने कैसे कर दिखाया। हालांकि संगत जी, मैंने उस व्यक्ति को ऐसा नहीं कहा कि ये तो सब अपने आप आ गया। और फिर संगत जी, मैंने उनसे कहा कि क्या आपको एग्जैक्टली यही चाहिए था? तो वो मुझे कहने लगे,
हाँ बिल्कुल, मुझे यही चाहिए था। तो मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कल तक मैं आपका ये काम पूरा करके दे दूंगा। और ये बात बोलने के बाद जब मैं अपने घर जा रहा था संगत जी, तो मेरे मन में बहुत विचार चल रहे थे कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन आई तो आई कैसे। ये काम जो इम्पॉसिबल था, जो मुझे भी लग रहा था कि मैं उसका ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे स्क्रीन पर ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई। और घर जाते समय संगत जी मैंने अपनी वाइफ को फोन लगाया और जो मैंने उस समय उससे जो शब्द कहे, मैं एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों को आपके सामने रखूंगा। संगत जी मैंने अपनी वाइफ से कहा कि आज ऑफिस में ऐसा ऐसा हुआ है और वो काम कैसे संभव हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो काम मैंने नहीं किया है। मेरे ऊपर किसी परमात्मा की, किसी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और मेरे जीवन में सब कुछ वही कर रहे हैं और बस मेरा नाम होता जा रहा है। इससे पहले मुझे यही लगता था कि सब कुछ मैंने किया है, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ करने वाले वो परमात्मा है। और संगत जी इस घटना के बाद मेरा लाइफ के प्रति जो परसेप्शन था, जो नजरिया था, वो बिल्कुल बदल गया। अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि करने वाला तो कोई और है, कोई और ही ईश्वरीय शक्ति है जो हर पल मेरे साथ है, जो मुझे कहीं झुकने नहीं देती, जो हमेशा मेरे सारे काम बना देती है और नाम मेरा हो जाता है। दुनिया को लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन करने वाला तो कोई और ही है। खैर संगत जी ऐसे समय आगे बढ़ता रहा और 2016 आ गया। संगत जी 16 जनवरी 2016 को मैं किसी इवेंट में गया हुआ था। अब संगत जी उस इवेंट में जाने के लिए पास की आवश्यकता थी। मैं जैसे तैसे उस इवेंट के अंदर तो चला गया था, तो वहां पर जो क्लाइंट था उसने मुझे देखा और कहा कि सुबोध जी बाहर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मैं जानता हूँ कि हमने आपको आपकी कंपनी के थ्रू हायर नहीं किया है, लेकिन अगर आप हमें फेवर करें और उसको देख ले कि समस्या क्या है तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो काम देख लेता हूँ क्या समस्या है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास नहीं है। तो उस क्लाइंट ने कहा कि अरे सुबोध जी मैं पास तो अभी अरेंज करवा देता हूँ। और थोड़ी देर में संगत जी वो क्लाइंट मेरे पास एक पास लेकर आया और संगत जी वो पास उसके बॉस का था और वो टर्की के एम्बेसी के एम्बेसडर थे। और फिर संगत जी मैंने पास को अपने गले में डाला और जिस समस्या को देखने के लिए मुझे जाना था मैं उसे देखने के लिए बाहर गया। और जब मैंने बाहर जाकर देखा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस काम को करने के लिए मुझे बाहर आने की आवश्यकता नहीं थी, वो बिल्डिंग के अंदर ही काम हो जाता। संगत जी मैं दोबारा अंदर जाने लगा। अब संगत जी गेट पर जो चेकिंग करने वाले थे उन्होंने मुझे नहीं रोका, लेकिन संगत जी वहाँ पर सीआईडी वाले थे और उनकी नजर मेरे पास पर पड़ गई और उन्होंने मुझे तुरंत रोक लिया और कहा कि इस पास पर जो फोटो लगा हुआ है वो आपसे मैच नहीं करता, तो ये पास आपका नहीं है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि हाँ जी ये पास मेरा नहीं है। और अभी मैं सब ये बातें कर ही रहा था कि मेरा वो क्लाइंट वहां पर आ गया और वो उन सीआईडी से बात करने लगा और उसने सीआईडी को कन्विंस करने की कोशिश की कि हमारे यहाँ पर ऐसी समस्या आ गई है और इनको हमने पास देकर बाहर भेजा है उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। आप हमें बस 10-15 मिनट का टाइम दीजिए, हम इनका भी पास बना देते हैं। अब संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दुबई में यानी कि यूएई में एक नियम है। वो नियम ये है संगत जी कि अगर सीआईडी वाले किसी को पकड़ते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से उस सीआईडी वाले को 500 दिरहम मिलते हैं। अब चूंकि संगत जी मैं भी फॉल्ट में था और मेरा क्लाइंट भी फॉल्ट में था, तो संगत जी वो सीआईडी वाला हमें तो छोड़ने वाला नहीं था। उसके तो 1000 दिरहम पक्के थे और संगत जी उस ऑफिसर ने फटाफट अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाया और हमें उनके हवाले कर दिया और हमारी कागजी कार्रवाई शुरू हो गई। और सारी पेपर फॉर्मेलिटीज होने के बाद उस ऑफिसर ने हमें पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने हमें जेल में बिठा दिया। संगत जी पूरी रात हमने जेल में काटी। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। और फिर संगत जी अगले दिन हमें कोर्ट में ले जाया गया और जज के सामने हमसे सवाल जवाब हुए और संगत जी सारे सवालों के जवाब वो मेरा क्लाइंट दे रहा था। और संगत जी सारी बातें सुनने के बाद जो जज थे उन्होंने हमें कहा कि आपने जो भी किया ये क्राइम में आता है, लेकिन इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अगली बार आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद संगत जी हमसे कुछ फाइन भरवाया और हमें छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर संगत जी हम इस परेशानी से भी बाहर आ गए। और उसके बाद तो संगत जी मेरी लाइफ में बहुत बहुत अच्छा होने लगा। मेरी जॉब बहुत शानदार चल रही थी, मेरी सैलरी बहुत अच्छी हो गई थी, मुझे लग्जरीज मिल रही थी, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा था। और इसी बीच संगत जी मुझे एक जॉब की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली और संगत जी मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया।
मैंने अपनी नौकरी चेंज कर ली थी और संगत जी मुझे बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिला था। मेरी लाइफ बहुत शानदार चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो भी स्ट्रगल किया है, जो भी मेहनत की है, ये उसका फल मुझे मिल रहा है। और संगत जी ये जो इंसिडेंट हुआ था कोर्ट वाला, उसके 10 महीने बाद मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आबू धाबी कोर्ट में आपका सेशन है। अब चूंकि संगत जी हमारा वो जो कोर्ट का मैटर था वो तो सॉल्व हो चुका था, तो अब मुझे ऐसा लगा कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है और बाय मिस्टेक ये मुझे आ गया है। संगत जी मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया, लेकिन ठीक संगत जी 24 नवंबर को मेरे पास सीआईडी का एक फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि 26 तारीख के दिन आपका कोर्ट में सेशन है और आप ये मेक श्योर करें कि आप उस दिन वहां पर अवेलेबल रहेंगे। तो संगत जी मैंने उस ऑफिसर को कहा कि नहीं, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरा ऐसा कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है। संगत जी उस ऑफिसर ने मेरा नाम बताया, मेरी आईडी बताई, सब कुछ बताया और बताया कि आपका ऐसा कोई सीआईडी में केस चल रहा था। तो मैंने कहा कि हाँ जी, केस चल जरूर रहा था, लेकिन वो कोर्ट में सॉल्व हो चुका था, अब कोई ऐसा केस नहीं है। तो फिर उस ऑफिसर ने कहा कि नहीं, वो कोर्ट ने केस बंद नहीं किया है, कोर्ट ने फिर से अपील की है और आपको और आपके फ्रेंड को 26 तारीख को कोर्ट में अपीयर होना है। और मुझे ऐसा लगा संगत जी कि चलो कोर्ट में चले जाएंगे और कुछ पैसे देने होंगे, फाइन देना होगा, दे देंगे। संगत जी जिस दिन तारीख थी मैं वहां पर कोर्ट में गया और मुझे बताया गया कि आपका जो केस चल रहा है वो इस रूम में चल रहा है, आपको इस रूम में जाना है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक मैं सारे फ्लोर पर घूमता रहा, लेकिन मुझे वो रूम नहीं मिला तो नहीं मिला जिसमें मेरी पेशी होनी थी। संगत जी मैं भटकता रहा और फाइनली 1:30 बजे मुझे वहां पर एक दरवाजा नजर आया और फिर मुझे एहसास हुआ कि अरे यहाँ पर एक कमरा तो है। मैं उस कमरे में गया और वहां पर मैंने अपनी फाइल दी और बताया कि आज मेरी पेशी होनी थी। तो वहां जो बैठे हुए थे उन्होंने मुझे कहा कि जज साहब तो यहाँ से जा चुके हैं, आपको बहुत आवाजें लगाई गई थी लेकिन आप नहीं आए, आपको टाइम पर आना था। क्या आप जानते हैं कि आपने कोर्ट की अवहेलना की है और इसकी बहुत कड़ी सजा है। तब संगत जी मैंने उनसे कहा कि आप चाहे तो कैमरा चेक करवा लीजिए, मैं सुबह 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक लगातार सारे फ्लोर्स पे घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कमरा नजर नहीं आया है। मुझे कमरा अभी नजर आया तो मैं अब अंदर आया हूँ। खैर संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप अगली तारीख ले लीजिए। और उन्होंने जो मुझे अगली तारीख दी वो तारीख थी 26 दिसंबर की। और संगत जी 26 दिसंबर के दिन मैं बिल्कुल टाइम पर वहाँ कोर्ट रूम में पहुंच गया। जिन्होंने मुझे तारीख दी थी मैं उनसे जाकर मिला तो वो मुझे कहने लगे कि कल 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन था और छुट्टी होने की वजह से आज जज साहब नहीं आए हैं। और फिर संगत जी उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप ऐसा करना कि 2 दिन बाद आप कोर्ट में आना, तब आपको फाइनल जजमेंट सुना दिया जाएगा। और जब संगत जी उसने ये बात मुझे कही कि फाइनल जजमेंट सुना दिया जाएगा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि संगत जी मेरी अभी तक कोई पेशी नहीं हुई थी और बिना किसी पेशी के मुझे जजमेंट कैसे मिल सकता था। तब संगत जी मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये जो व्यक्ति है ये मेरी फाइल को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है और जब तक मेरी फाइल आगे बढ़ेगी नहीं मुझे कोई डेट मिलेगी नहीं। खैर संगत जी मैं कर भी क्या सकता था, मैं वहां से घर वापस आ गया। और संगत जी 2 दिन के बाद यानी कि 28 दिसंबर को जब मैं कोर्ट में पहुंचा तो उसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि आपका फाइनल जजमेंट आ चुका है, आप नीचे जाकर के अपने फाइनल जजमेंट की कॉपी ले लीजिए। और अब संगत जी जब मैं अपनी फाइनल जजमेंट की कॉपी लेने पहुंचा तो वो जजमेंट संगत जी अरबी भाषा में था। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइए कि क्या लिखा है। संगत जी उसने मुझे ट्रांसलेट करके बताया और कहा कि आपको 3 साल की सजा होती है और आपको परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए यूएई से बैन कर दिया गया है। और संगत जी जैसे ही ये बात मैंने सुनी आप समझ सकते होंगे कि मेरे ऊपर वज्रपात हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। संगत जी चिंता मुझे मेरी नहीं थी, चिंता मुझे मेरे परिवार की थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि संगत जी मैंने जितना भी पैसा कमाया वो सब के सब मैंने इन्वेस्ट कर दिया। और संगत जी ये सब मैंने यही सोचकर किया था कि आने वाले समय में ये पैसा मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के काम आएगा। और संगत जी उस वक्त जो मेरे पास पैसा था वो सिर्फ इतने समय के लिए था कि मैं 6 महीने अपने घर का सारा खर्चा चला सकता था। तो अब संगत जी मैं यही सोच में पड़ गया कि 6 महीने बाद मेरे परिवार का क्या होगा। इन 2.5 सालों में मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। संगत जी जिस व्यक्ति ने मुझे जजमेंट की कॉपी दी थी मैंने उससे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि अभी मेरे पास कितना समय है। संगत जी उसने मुझे कहा कि अभी आपके पास 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते के बाद आप खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना। संगत जी मैं घर गया और उस 1 हफ्ते के अंदर संगत जी मैंने वहां पे जितने भी मेरे बिल्स पेंडिंग थे वो सारे बिल्स का पेमेंट किया, जो कुछ भी मुझे मैनेज करना था वो मैनेज किया। और फिर संगत जी
7 जनवरी 2018 को मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पहले तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ पैसे देकर इस मामले को खत्म कर दूंगा, लेकिन जब संगत जी मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझे वहां से सेंट्रल जेल भेज दिया गया और मुझे वहां जाकर एहसास हुआ कि अब फाइनली मुझे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब संगत जी जेल में रहते हुए मैंने कोर्ट में फिर से अपील की। मेरी पहली अपील हुई, दूसरी अपील हुई और तीसरी अपील के बाद संगत जी मैं अपने लिए एक वकील कर पाया। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि दुबई में वकील हायर करना बहुत आसान काम नहीं है। वहाँ बहुत बहुत पैसे लगते हैं और संगत जी उनके पैसे देने के लिए मुझे अपने इंडिया की प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी। पैसों का अरेंजमेंट हुआ, वकील को फीस दे दी गई और संगत जी वकील ने कोर्ट में जो भी बातें की होगी वो मुझे नहीं पता। और फिर संगत जी 65 डेज के बाद जब मैं जेल में था तब मेरे पास एक पुलिस वाला मैसेज लेकर आया कि आपकी सजा खत्म कर दी गई है, अभी आपको जेल से रिहा किया जा रहा है और अब आप यहाँ से सीधे इंडिया जाओगे। और संगत जी जेल से निकलने के बाद मुझे उस घर में जाना अलाउ नहीं था जहाँ मैं रह रहा था। मेरा सामान, मेरा सब कुछ मुझे वहीं छोड़कर जाना था और संगत जी मैं वहाँ से सीधे इंडिया आ गया। और जब मैं इंडिया आया संगत जी तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि संगत जी मैंने जितने भी एक्सपेंसेस किए थे, जितने भी मेरे इन्वेस्टमेंट थे, वो सब मैंने बाहर की कमाई को देखते हुए किए थे। और जब मैं वापस इंडिया आया तो मेरे मन में यही बात आई कि यहाँ की सैलरी में तो ये सारा काम नहीं हो पाएगा, कुछ मुझे और करना पड़ेगा। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे अंदर वो हुनर था कि उस वक्त भी ऐसे इंजीनियर नहीं थे जिस प्रकार का काम मैं जानता था वैसा वो काम कर दे। और संगत जी इंडिया में मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे, मेरे फ्रेंड्स, मेरी वो सारी पुरानी कंपनी जहाँ पर मैं जॉब कर चुका था, मैंने सब जगह जाकर वहाँ पर कांटेक्ट किया और सभी ने संगत जी मुझे बहुत पॉजिटिव रिप्लाई दिया। और संगत जी सबकी बातें सुनकर, सबके पॉजिटिव रिप्लाई से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और मेरे इस काम के लिए जो मुझे बिजनेस सेटअप करना था उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो बड़ा फ्लैट है मैं उसको सेल कर देता हूँ ताकि उसके पैसे भी अच्छे आएंगे और हम लोग छोटे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा जो बड़ा फ्लैट था वो काफी अच्छी कीमत में चला गया। और संगत जी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए थे वो सब मैंने अरेंज कर लिए। संगत जी मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया में मेरा एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है जिससे मैं अपनी प्रॉपर्टीज में डील करता हूँ। संगत जी एक दिन मैंने उसे फोन किया और कहा कि मुझे अपना बड़ा फ्लैट बेचना है, तो वो मुझे कहने लगा कि सुबोध जी कैसी बातें कर रहे हो, हम तो आपके लिए विला तैयार करवा रहे हैं और आप ये बेचने की बात कर रहे हो। तब मैंने उसे बताया संगत जी कि मैं इंडिया आ चुका हूँ और इस प्रकार से मेरी ऐसी ऐसी कंडीशन है। मेरी सारी बात सुनने के बाद उसने मुझे कहा कि सुबोध जी मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप वो कॉन्टैक्ट नंबर लिखें और आप उस व्यक्ति से मिलें क्योंकि वो व्यक्ति इंडिया का टॉप एस्ट्रोलॉजर है और आज मेरे लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है। जो भी उसने मुझे रेमेडी बताई है उसकी वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप उनको फोन करके जाओ, वहाँ पर आपको हर समस्या का सोल्यूशन मिलेगा। अब जब संगत जी में उस एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो संगत जी उसने मेरी पत्रिका देखकर वो सारी बातें बताई जो कुछ भी मेरे साथ हो चुका था, लेकिन उसने कुछ ऐसी भी बात बताई मेरे जन्म से संबंधित जो मुझे नहीं पता थी, जिसका कंफर्मेशन मैंने अपनी मम्मी से किया तो उन्होंने हाँ कह दिया कि हाँ ऐसा था। संगत जी उस वक्त मुझे इस बात पे पूरा यकीन आ चुका था कि अब ये जो एस्ट्रोलॉजर है अब ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार ला देगा, ये मेरे ग्रह नक्षत्र सब सही कर देगा और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद संगत जी उस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे जो भी उपाय बताए मैं करता ही चला गया। संगत जी मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पे दुबई में इस परेशानी में पड़ गया था तब यहाँ के हमारे जो भाटी माइंस के लोग हैं वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, तो सबने अपने अपने देवी देवताओं से, अपने पीर पैगंबर से मेरे लिए मन्नत मांग रखी थी कि जब सुबोध इंडिया आ जाएगा तो हम आपके दर पर मत्था टिकाने लाएंगे। और जब संगत जी मैं फाइनली इंडिया आया तो जिसने जहाँ बोला मैं वहाँ मत्था टेकने गया। संगत जी एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हम लोग सभी जगह होकर आ गए हैं लेकिन हम लोग अजमेर शरीफ नहीं गए, हम वहाँ पर भी होकर आ जाते हैं। और ये बात करने के बाद मेरी वाइफ मेरे लिए नाश्ता लेने चली गई और उस वक्त संगत जी मेरी जो कंडीशन थी उस कंडीशन के हिसाब से मैं बहुत कंजूसी से पैसे खर्च कर रहा था। उस वक्त मैंने 510 रुपए अपनी एक डायरी में रखे और तभी संगत जी हमारे दरवाजे पर एक भिखारी आया। मेरी वाइफ बाहर गई, उसने पैसे मांगे, मेरी वाइफ अंदर आई कि वो पैसे मांग रहा है तो मैंने उसे 10 रुपए दे दिए और संगत जी मेरी वाइफ उस भिखारी को 10 रुपए देने गई। 10 रुपए लेने के बाद उस भिखारी ने कहा कि बेटा ये क्या है, जाओ ऊपर जाओ
और मेरे लिए 500 रुपए का नोट लेकर आओ। मेरी वाइफ मेरे पास आई और बताई सारी बात। तब संगत जी मैंने एक बात कही। मैंने कहा कि देख लो, इन भिखारियों के भी इतने भाव हैं, जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि नहीं है। संगत जी मेरी पत्नी वापस उसके पास गई और कहा कि अभी आप ये स्वीकार कर लीजिए, जब भी हमारे घर की कंडीशन सही होगी हम आपकी और सेवा करेंगे। तब संगत जी वो भिखारी ने फिर कहा कि बेटा आप ऊपर जाओ, अपने बेडरूम में जाओ, वहाँ पर एक अलमारी रखी हुई है, उस अलमारी को खोलो, वहाँ पे एक डायरी है, उस डायरी को खोलोगे तो उसमें 500 रुपए का नोट है। वो 500 रुपए का नोट लाओ और मुझे दे दो। और जो तुम अजमेर शरीफ जाना चाह रहे थे, अब तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे बदले चादर मैं चढ़ा दूंगा वहाँ पर। और जब संगत जी मेरी पत्नी ने आकर मुझे सारी बात बताई, ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये इंसान कौन है जिसने वो सारी बातें बता दी जो हम अभी अभी कर रहे थे। संगत जी में फटाफट उठा और अपने कमरे से 500 रुपए लेकर आया और संगत जी वो पैसे मैंने अपनी वाइफ को दिए। मेरी वाइफ उस भिखारी को पैसे देने गई और संगत जी में बालकनी में ये देखने के लिए गया कि आखिर कौन आया है। आप बिलीव करोगे संगत जी, मुझे बालकनी से कोई भी नजर नहीं आया, जबकि मेरी वाइफ ने अपने हाथों से उस भिखारी को 500 रुपए दिए। और ये बात संगत जी आई गई हो गई। और एक बार संगत जी मैं अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था, तब संगत जी मैं बस का वेट कर रहा था, लेकिन संगत जी बस नहीं आई और अचानक वहाँ पर एक कार आकर रुकी। और संगत जी वहाँ पर जो अंकल बैठे थे वो सरदार जी थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि जय गुरुजी। मैंने भी जय गुरुजी कह दिया। और देखते ही देखते संगत जी वहाँ पर 4 आंटी आई, कार में बैठी, उन्होंने मुझे जय गुरुजी कहा, मैंने भी जय गुरुजी कह दिया। तो उन्हें लगा संगत जी कि मैं बड़े मंदिर जाने के लिए खड़ा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ कार में बैठ जाओ। संगत जी मैं कार में बैठा तो सभी ने अपने अपने सत्संग शुरू कर दिए। और संगत जी मेरे मन में ख्याल आया कि ये लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ। संगत जी मैं वहाँ बड़े मंदिर गया, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद हुआ। तो मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आप जानते हो कि मैं नहीं आ रहा था, मैं आज आया हूँ, आज के बाद नहीं आऊंगा। और उसके बाद संगत जी मैं बड़े मंदिर से अपने घर आ गया। संगत जी उस समय मेरे पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे एक्सपेंसेस कैसे चलेंगे। फिर एक दिन संगत जी मुझे सपना आता है और सपने में मैं देखता हूँ कि मैं अकेले एक चारपाई पे लेटा हुआ हूँ और मेरे आसपास मेरे परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं और मेरे मम्मी पापा किसी और कमरे में बैठे हुए हैं। और उसी वक्त संगत जी दरवाजे पर नॉक होता है और उस वक्त संगत जी बहुत मूसलाधार बारिश हो रही होती है। बारिश भी इतनी तेज कि मैंने कभी इतनी तेज बारिश नहीं देखी थी। मैं उठता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ और जैसे ही दरवाजा खोलता हूँ संगत जी देखता हूँ कि मेरे सामने गुरुजी महाराज पीले चोले में खड़े हैं। संगत जी बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज के कपड़े बिल्कुल सूखे, उनके ऊपर बारिश की एक बूंद नहीं थी। संगत जी गुरुजी को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। गुरुजी को मैं अंदर लेकर आता हूँ और चारपाई पे बिठा देता हूँ। गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि मुझे आराम करना है। संगत जी गुरुजी महाराज उस चारपाई पे सो जाते हैं और करीब 1.25 घंटे के बाद उठते हैं और तब तक मैं गुरुजी महाराज के पीछे बैठा हुआ था। गुरुजी महाराज उठकर मेरी तरफ देखते हैं और मुझे कहते हैं कि 10 मेनू तेनू की चाहिदा है। और तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सब कुछ जानते हो कि हमारी पहली स्थिति क्या थी और अब क्या हो गई है। गुरुजी महाराज ने कहा चंगी गल की। फिर थोड़ी देर बाद मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी। तब संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा कि पुत्र तेरी कोई गलती नहीं सी, समय दी लोट सी, जो होना था सो हो गया, आगे सब कुछ चंगा ही होगा। और तभी मैं गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी कब? तो गुरुजी कहते हैं कि काफी समय निकल चुका है, बस थोड़ा सा ही समय रह गया है, उसको निकल जाने दे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजर के अनुसार मैं अपने कुछ उपाय कर रहा था। मैंने सपने में ही गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी क्या मुझे कुछ उपाय करने हैं? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, कोई उपाय नहीं करना, बस तू मंदिर आया कर। और संगत जी मुझे सपने में इस बात का वैलिडेशन मिल गया कि मुझे अब कोई भी उपाय नहीं करना है। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज जाने लगे तो मैंने गुरुजी महाराज को रोका और कहा कि गुरुजी महाराज जाते जाते मुझे ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी महाराज ने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखे और मुझे कहा जा पुत्र तेरा कल्याण किता। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर हो चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी को बताया और हम गुरुजी महाराज के मंदिर जाने लगे। और एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज के मंदिर में बैठे बैठे मेरा गुरुजी महाराज में ऐसा ध्यान लगा कि मैं गुरुजी महाराज से बातें करने लगा। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी कि अगर आपको मुझे अपने से जोड़ना ही था तो क्या मैं आपको दुबई में रहकर नहीं पा सकता था? और तभी संगत जी मुझे गुरुजी महाराज दिखाई दिए और उनकी आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा
कि तेरा बुरा समय चल रहा था, तेरी वहाँ पर रोड एक्सीडेंट में मौत हो जानी थी। और तभी संगत जी मेरी आंखों के सामने एक वीडियो दिखाई दिया, जिसमें वाकई में मेरे दुबई में एक बहुत बड़ी रोड है जहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। वहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरी बॉडी को इंडिया भेजा जा रहा है। और फिर संगत जी एकदम से मेरी आंखें खुल गई और मैं ये सोच में पड़ गया कि क्या वाकई में मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला था। और तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दुबई में जो सीआईडी वाले जो लोग आए थे, जो मेरे साथ वो केस का मैटर हुआ था, वो सीआईडी वाले लोग कोई और नहीं, वो गुरुजी महाराज के गण थे। जो ध्यान लगाते समय जो एक्सीडेंट मैंने देखा, ये वही समय था जब वो सीआईडी वाले मेरे पास आए और मेरे साथ वो केस बना। मेरे मालिक की कृपा मुझ पर हो चुकी थी, लेकिन मैं इस बात से अनजान था। और संगत जी गुरुजी महाराज ये सब कुछ मुझे मेरी मौत से बचाने के लिए कर रहे थे। और गुरुजी महाराज की रहमत से मैं इंडिया आया और उन्हीं की रहमत से मैं यहाँ पर संगत से मिला और गुरुजी के मंदिर जाने लगा। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर, मेरे परिवार पर कृपा होने लगी। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया और मेरे जीवन को पटरी पर ला दिया। धीरे धीरे संगत जी सारी चीजें सॉर्ट आउट होने लगी, रास्ते बनने लगे। और मुझे इस बात का एहसास दिला दिया गुरुजी ने कि गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ थे, हर पल उनकी कृपा मेरे साथ चल रही थी। और मेरे जीवन में चाहे वो जितनी भी उपलब्धियां क्यों ना हो, वो सिर्फ गुरुजी महाराज की वजह से थी, उनके आशीर्वाद से थी। संगत जी अगर आज गुरुजी महाराज नहीं होते तो शायद मेरा ये जीवन नहीं होता, मेरी ये लाइफ नहीं होती और मेरा पूरा परिवार बिखर चुका होता। गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को संभाल लिया, हमें इतना ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। मैं क्या ही गुणगान करूं आपकी कृपा का, मेरे पास वो शब्द नहीं जिससे मैं ये बता सकूं कि मेरे मालिक ने मुझ पर कितनी कृपा की है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। कहानी इस प्रकार है। संगत जी एक गाँव में एक मूर्तिकार रहता था। वो ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे, इसलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है और वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशानी में पड़ गया और यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपनी जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। आप संगत जी जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर वो दंग रह गए। वे पहचान नहीं कर पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और अगर सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। वो बोल उठा, कैसी त्रुटि, और झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार के वश बोल उठे, लेकिन बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। संगत जी इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया है। इसलिए संगत जी हमें हर प्रकार के अहंकार, घमंड, इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि संगत जी ये सिर्फ हमें बर्बादी कर सकती है, हमें जीवन में कोई सुख प्रदान नहीं कर सकती। और गुरुजी महाराज भी यही कहा करते हैं कि अपनी ईगो को छोड़ो, अपने अहंकार को छोड़ो, और जो इन सब का त्याग कर देता है वो सही मायने में सच्चा बंदा बन जाता है। और संगत जी जो इंसान सच्चा बंदा बनता है उसकी अंतर आत्मा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति को गुरुजी महाराज के श्री चरणों में स्थान मिलता है। इसलिए संगत जी अगर हमें जीवन में सुखी रहना है तो हमें हमारे जीवन से इन सभी बुराइयों को दूर करना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।